सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुल्क दिवालिया होने से बच गया, IMF से कर्ज की किस्त भी मिल गई, मगर मईशत का मर्ज है कि फिर कम नहीं हो रहा। गरीब पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जाती काविशों से डॉलर की कदर में कमी हो रही है। पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो रहा है, मगर सवाल यह है कि इसका फायदा आम आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा। अब निगरान हुकूमत मुल्क की मईशत की बहाली के लिए एक मंसूबा ला रही है। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की जानिब से बनाए गए मंसूबे के तहत बड़े और मुक़्तदर हल्कों पर टैक्सों में इजाफा किया जाएगा। तवानाई के शोबे में बेइंतज़ामी को बेहतर बनाने के लिए इसके साथ साथ निजकारी भी की जाएगी। और सबसे बढ़कर यह कि हुकूमती अखराजात में 3200 अरब तक की कमी का भी प्लान तैयार किया गया है। देखने और सुनने में ये बहुत खुशकुन और बेहतरीन मंसूबा लगता है, मगर सवाल तो अमल का है। अखराजात में कमी कैसे हो सकती है, इसका अंदाजा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पहला गैर मुल्की दौरा देखिए। हुकूमती प्रेस रिलीज के मुताबिक तो ये दौरा 5 दिन का था, मगर 10 दिन होने को हैं और वज़ीर आज़म के सैर सपाटे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है इसी एक दौरे में वो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। अमेरिका के दौरे में फ्रांस का क़याम कहां से आ गया, कुछ पता नहीं। अमेरिका से लंदन क्यों गए, जवाब कोई नहीं। और अब खबर यह है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ लंदन से सऊदी अरब जाएंगे और उम्रे की सादत हासिल करेंगे। फिर मूड बना तो शायद वतन वापस भी आ जाएं और यहां आकर हुकूमती अखराजात कम करने के फजाइल शायद वज़ीर आज़म बज़ाते खुद बयान फरमाएं। वतन वापसी का शोर नून लीग भी मचा रही है, जिसके मुताबिक नून लीगी कायद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचकर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। लेकिन सवाल नून लीग क्या बयानियां लेकर अवाम में जाएगी, इसकी तलाश जारी है। बल्कि बयानिए को लेकर पार्टी के अंदर एक जंग जारी है। इसी खबर से आगाज करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयानात सुन लें कि बयानिए के मामले पर लीगी रहनुमा किस कन्फ्यूजन का शिकार है। और आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रही हैं सारा बानो साहिबा, GDA की रहनुमा है, साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। सारा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइए, जिस तरह वैसे तो आपकी बातें लोग बहुत पसंद करते हैं, साफ साफ आप बात करती हैं, ये बाजवा साहब के बारे में नून लीग कन्फ्यूज क्यों है? क्या बाजवा साहब इनके हीरो हैं या विलन हैं? ये फैसला क्यों नहीं हो पा रहा नून लीग में? जी, जबैयत दो किरदारों में उनको फिट करके देख रहे हैं। विलन तो ऐसे है कि भाई इनकी चलती हुकूमत बकौल उनके के सारी ये प्लानिंग हुई और उसके बाद हुकूमत गिरा दी। और हीरो इसलिए कि वापस 16 माह आके इक़्तिदार में इनके बाकी काम वाम पूरा करने का इनको मौका दिया। तो अब ये क्यों पीछे हट रहे हैं? भाई अगर आपने बयान दिया है तो हिम्मत कीजिए। पहले जो नारा लगाया था तो लगाए ना, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर अब वही बात है कि कुछ हदूद ऐसी होती हैं कि जहाँ पर जाकर इनके पर जल जाते हैं। बातें तो हम बहुत करते हैं। अभी जैसे जुबैर साहब ने कहा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। डिबेट कौन करेगा? डिबेट क्या सिसकती बिलकती आवाम करेगी या हजाम की दुकानों पर ये डिबेट होगी? अगर डिबेट करने की इतनी हिम्मत है तो आप कीजिए बैठ के डिबेट। लेकिन बस यही बात है कि पहले उन्होंने ये बयानियां बनाने का सोचा, क्योंकि हमेशा ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाकर लेकर आते हैं। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि अब दोनों पार्टी गुड कॉप बैड कॉप खेल रही हैं। ये दो बयानी हर पार्टी में क्यों चल रहे हैं? पहले वो नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इवन MP के कुछ मेंबरान देख लें तो दो बयानी साथ लेकर चल रहे हैं कि आई डोंट नो कि कौन सा जो वो तीर है वो लग जाए निशाने के ऊपर। और उससे पहले आपने मुल्क की हालात पे बात की और काकर साहब पे, अब बेचारे एक दफा बन गए हैं। अब देखिए ना, आपने ये बाप पार्टी सुना है कि नून लीग में शामिल होने के लिए जा रही है और आगे वो सेनेटर या मेंबर भी नहीं बन सकते। सुना है कि उम्रे पर जाएंगे जैसे ने कहा, और मेरे ख्याल में उनको इजाजत मिल गई तो लगे हाथों मैच भी ना देख पाए इंडिया से। साहिरा साहब, इसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड का बहुत जिक्र हो रहा है आजकल, और पीपल्स पार्टी ये शिकवा कर रही है कि उनको जो मैदान है वो उतना हमवार नहीं मिल रहा जितना नून लीग को मिल रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि GDA के कुछ मेंबरान ने भी शामिल होना था पीपल्स पार्टी में, लेकिन उनको रोक दिया गया। तो ठीक कह रहे हैं वो ये? नहीं, किस मेंबरान ने? GDA के जो हमारी पार्टी के मेंबर है मुस्लिम लीग फंक्शनल के, वो तो मुस्लिम लीग फंक्शनल ही है। बाकी ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, बाकी पार्टीज भी हैं जैसे उनकी एक दो मतलब जिस तरह है पार्टी, अब वो आज़ाद है। मुझे नहीं पता किसने रोका, और रोकने वाली बात तो नहीं है। हौस बख्श
मेयर साहब तो वो लास्ट दिनों में ही असेंबली डिसॉल्व होने से 5 दिन पहले चले गए। लेकिन इससे होगा क्या? अगर हवा मुखालिफ चल पड़ी है तो दिल को तसल्ली दे सकते हैं, शेर पढ़ के कि तंदी है वादी है मुखालिफ से मैं घबरा। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब जो मैं समझती हूँ और जो मैं बताती हूँ कि प्लीज हमारी तरफ हो जाए और हमें सिंहासन पे बिठा दीजिए, ना और क्या मांगा जा रहा है। आज बाप का सुना कि वो नून के साथ इनका वो होगा, और जिस तरह नून के 3 लोग काबीना में हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो शीन की तरफ से खेल रहे हैं कि नून की तरफ से खेल रहे हैं। क्योंकि आप अगर इसको गौर से देखिए, जो मिफ्ता इस्माइल साहब के बयानात हैं और मुशाहिद हुसैन उन्होंने कल बयान दिया, शायद खाकान अबासी, तो ये इनकी गेम समझ नहीं आ रही कि ये किस तरफ है। जाहिर तो देखने में लगता है कि नून और शीन की लड़ाई में अंदर ही अंदर कुछ चीज चल रही है, लेकिन अब इस बयानात से किसको फायदा होगा ये आने वाला वक्त ही पता बताएगा। वरना यहाँ तो माफ कर दे, हमारी सियासत रहती है तो सुबह की जो बात होती है वो शाम को नहीं होती। और देखिए आगे क्या होता है, अल्लाह पाक पाकिस्तान पर रहम करे। हमारी सियासत में मुलाकातों का बड़ा जिक्र होता है, सुबह कोई बयान दिया जाता है, रात को कहीं मुलाकात होती है तो सुबह तक बयान अगली सुबह बदल जाता है। ये बताइए कि एक तो राजा रियाज साहब का जाना ज़ाहिर है वो तभी जाते हैं जब उनको कहा जाता है और फिर वो चढ़ते सूरज की तरफ ही जाते हैं। अब इसमें बाप पार्टी का भी जिक्र आ गया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी लगता है कि नून लीग की तरफ जाएगी। जब इतना कुछ हो रहा है नून लीग के लिए तो फिर भी मियां साहब वापस क्यों नहीं आ पा रहे? इसमें क्या आपको राज नजर आता है? देखिए हिम्मत चाहिए। अब वही बात है कि वो कल ही किसी का किसने कहा था, शायद मैं भूल गई हूँ कि उनका एक बयान था ना कि मियां साहब को जब तक श्योरिटी नहीं होगी और वो कहेंगे कि बस मैंने आके ही जाना है, तब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप जेल से हॉस्पिटल से आप लंदन यात्रा में चले गए, क्योंकि उसमें सिर्फ इलाज नहीं था, बाकी सब कुछ था। तो अब मुझे नहीं पता कि उनको किस किस्म की, क्योंकि वो माजी में भी होता आया है और जो ये सजा बनी हुई है ना, आप किसी पर यकीन कर नहीं सकते। वो होता भी ऐसे ही है ना, आप देखिए ना मूवीज में भी तो ऐसे ही होते हैं, आपस में चोरी के माल के ऊपर कुछ इस किस्म में कोई भी एक दूसरे पे भरोसा नहीं करता, हमेशा डर ही लगा रहता। तो उनको भी यही पता है कि कहीं कुर्बानी ना दे दी जाए। तभी भी थी और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी जीत गई थी और एक नारा लगा था पाकिस्तान खपे। तो अब ये ना हो कि क्योंकि जो छोटी बहन है, मैं तो सब छोटी बहन ही कहती हूँ, किसी ने ऐसे पूछा तो मैंने वो रिश्ते वाली बात की थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब काफी पसंदीदा मुख्तलिफ हल्कों में माने जा रहे हैं कि अब देखिए क्या होता है। यहाँ पर तो सियासत है ना, आप देखिए अपनी तारीख भी उठा कर देख लीजिए, तो यही होता है इक़्तिदार के लिए बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को, बीवी ने शौहर को। इस्लामी तारीख करी हुई है बादशाहों वाली, ये भाइयों में भी हो रहा है। साहिरा साहब, इसके अलावा नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आजकल नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू में भी फैज़ साहब का, बाजवा साहब का बहुत जिक्र सुनाई दे रहा है। तो आपको लगता है कि वो संजीदा है इस बात में कि एहतसाब करेंगे उन दोनों का जब इक़्तिदार में आएंगे, या फिर सिर्फ ये वोटर को जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए एक स्लोगन है? नहीं, अब ना लोग समझ चुके हैं। वो तो देखिए अगर इन्होंने एहतसाब का इतना ही होता तो उनको, आप सुन रहे होंगे कि दोबारा एक्सटेंशन की भी ऑफर की गई। उसके बाद 16 माह उनके भाई की हुकूमत थी, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, ये वो सब इनकी अपनी पार्टी के थे। तो 16 माह के ये सोए हुए थे, 16 माह इनको एहतसाब याद आया नहीं कि वहाँ से निकलते ही इनको एहतसाब याद आ गया। इनके सामने ही वो टाटा बाय बाय करते हुए बाजवा साहब निकल गए और फैज साहब के बारे में जो खबरें सुनती हैं कि पता नहीं कोई कहता है कि नजर बंद है, तो कहते हैं, तो इनके सामने था। सबसे पहले एहतसाब कर लेते, कौन सा आवाम को इन्होंने काम किया। पहले तो आके अपने जो केसेस करने थे वो करने के बाद फिर उसके बाद एहतसाब का कर लेते, ताकि इनका बयानिया मजबूत होता और लोग सोचते कि हाँ भाई ये तो मुल्क बचाने के लिए आए हैं, रियासत बचाने के लिए आए हैं, अपनी सियासत दाव पर लगा दी। और उसामा साहब सबसे बड़ी बात ये कि देखिए उन्होंने कहा ना हमने अपनी सियासत नहीं रियासत बचाई है, तो कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि इनकी सियासत डूब चुकी है। अब वही पुरानी कहानी, वही आरजी सहारे, वही बैसाखियाँ, वही वो क्या कहते हैं पाँव में गिड़गिड़ा के देखना कि हम पे कोई कर्म हो जाए और जोड़ तोड़ करके फिर इनको वो कर दिया जाएगा कि भाई बाप को मिला लिया साथ, JUI का भी उधर भी है, MQM, कोई बाकी पार्टीज भी हो गई,
दबाव डाला गया और इनको फिर लाख के मरकज में जो जी एक ख्वाहिश है इनकी, ख्वाहिशों पर तो चलते हैं। जो परवेज इलाही साहब भी इनकी पार्टी से अलग हुए थे तो वो उनके वालिद साहब की फरमाइश थी, ये छोटा भाई वजीर आला होगा, तब इनके आपस में क्लैशेस हुए और ये सारा कुछ हुआ। लेकिन ये कि सब देख एक ही तरफ ही रहे हैं। अच्छा, और फिर कहते भी है कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि हमारे हक में मुदाखलत भी कर लीजिए और मुखालिफत भी दीजिए। अब ये जो आपने बात की रियासत बचाने, कहते हैं हमने मुल्क को डिफॉल्ट से भी बचाया, हमने देखा आपने बड़ी भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा किया। कोई राजा रियाज साहब का किरदार तो बड़ा वाज़े था भी और मजीद वाज़े हो गया जैसे वो नून लीग में गए, वो कहाँ के अपोजिशन लीडर थे। तो आप बहुत बात किया करती थी आवाम की भी। अब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी सिर्फ वही मुल्क संभाल सकते हैं, और ये कहा जाता है कि जी चलें ये 16 और 18 महीने की कारकर्दगी नहीं, उसको वो ओन ही नहीं करते। वो कहते हैं वो 13 से 17 तक की कारकर्दगी सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब ही हल हैं। तो वो क्या लोगों को कह सकेंगे, क्या ऐसा मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास फार्मूला है जो वो शहबाज शरीफ या इसहाक डार या सारी उनकी काबिना नहीं कर सकी? मियाँ साहब आके कोई ऐसा पता नहीं उनके पास क्या कोई हकीमाना कोई चीज़ है कि जो इसमें मईशत में घोलेंगे और पता नहीं चल पड़ेगी? सबसे बुरी बात तो ये ना कि अपने भाई को वो कुलिया नहीं बताया, अपने भाई को वो फार्मूला नहीं बताया कि वो भाई आके वो 16 माह में कुछ मईशत संभालते हैं। तो जाहिर है हम लोग जिस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं तो वो अप्रिशिएट ही करते हैं कि अगर ये मईशत संभालते हैं, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। कैसे बचाया? मैं तो इनसे सवाल पूछती हूँ। जिस वक्त ये बजट भी पेश करते थे मैं तब भी इनको बोलती थी कि मुझे सिर्फ एक 25,000 रुपए कमाने वाले का बजट बनाकर दिखा दें। मुल्क को डिफॉल्ट से, आम आदमी तो डिफॉल्ट हो चुका है। मुल्क तो वैसे भी बजट जब होता है तो आप इशारिये देखिए तो वो हमेशा डिफॉल्ट में ही जाता। इन्होंने कौन सा अपने अहदाफ और एदाद पूरे कर लिए। और मियाँ साहब से ये कि मियाँ साहब अपनी प्रॉपर्टी जो एवन फील्ड और बाकी जो इधर उधर प्रॉपर्टी है वो बेच कर लेकर आएंगे पाकिस्तान। तभी हल हो सकता है कि जिसने को इक़्तिदार चाहिए वो अपने अपने स्विस अकाउंट से पैसे ले ला के पाकिस्तान का कर्जा उतार दें। पहले तो इन्होंने IPPs का बोझ डाला हुआ है, वो किस मुंह से उसका जवाब देंगे जो वो दिनों के हिसाब से गर्दिशी कर्जा पड़ रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ वो कहते हैं कि अच्छा जी बिजली के यूनिट बढ़े, उसकी जिम्मेदार कौन है? निगरान हुकूमत है ये 16। फिर निगरान हुकूमत क्यों है और 16 माह क्यों? ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जिम्मेदार है जिन्होंने ये महंगे दामों ये IPPs यहाँ पर लगवाई और सारा कुछ किया और हर चीज में मुलव्वस है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये अब जब चीफ साहब कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इसको देखना चाहिए कि अगर उन्होंने अवाम को सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना है तो फिर अवाम की पल्स को देखिए कि अवाम चाहती क्या है। अवाम इनके चेहरे नहीं देखना चाहती जिन्होंने बेदर्दी से लूटा है और अभी भी चाह रहे हैं कि इनको दे दें और फिर ये सारा कुछ कर लें। ये तो अभी 16 महीने की दास्तानें आपको नहीं पता, वो तो आपका प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा जो इन लोगों ने किस किस मिनिस्ट्री में किया। आप आता स्कीम नहीं देख लीजिए तो खाकान अब्बासी साहब ने इतने अरबों की करप्शन का इनका सारा वो किया। सैलाब ज़दगान पैसे आप देख लीजिए। मैं पॉवर्टी एलिवेशन की चेयरपर्सन थी, मैं पूरा 1 साल पैसे पूछती रही कि सिंध को जो पैसे जो इस मतलब दिए गए हैं जो स्टार्ट में 80 अरब से और उसके बाद हजारों डॉलर की इमदाद आई है वो कैसे बांटी है। उसामा साहब इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। NDA में क्या कहते हैं PDMA पे डाल रहे हैं, PDM में DDMA पे डाल दी और किसी के पास पेपर पे कुछ नहीं है कि ये पैसे कैसे बांटे हैं। और आई एम सॉरी कि मुझे कहते हैं लोग कि नाम नहीं लेना चाहिए, कि फिर नाम ना लें तो क्या बोलें कि एक दफा का जिक्र है बगदाद शहर में एक चोर था, आपने वो पैसे बांटने के लिए शर्जीले नाम मेमन के हाथ में दे दिए कि लाइए सिंध में आप बांटिए। तो ये सारी चीजें मैं ऐसी ये चीफ साहब की तरफ से मैं बात कर रही हूँ कि अब जो उन्होंने आपने कहा उनकी जाती काविशों से, यानी कि फिर हम सबका पीर डंडा पीर है, डंडे से सीधे हैं। तो ये 16 माह हुकूमती अरकान ने ये कदम क्यों नहीं उठाए? तो इन चीजों से ये तो रोकथाम आज भी जैसे पता चला जी कराची में किसी ने $26,000 तक के खिलाफों से पकड़ लिए। ये क्या बात हुई? $26,000 तो आम होते हैं किसी। आप ये जो ज़ियारा पर लेकर जाते हैं ट्रेवल एजेंट्स, वो तो आपने देखा होगा $1,000 का पैकेज होता है, $1,200 का पैकेज होता है। तो 20 बंदों को लेके जाए $20,000 तो उसकी जेब में वैसे ही होंगे। मतलब सपोज बात कर रही हूँ, अपने नहीं होंगे बट रखे होंगे। ये छोटी मोटी कार्रवाइयों से भी कुछ नहीं होगा, उसके सम्राट अवाम तक पहुँचने चाहिए। जिस हिसाब से गंदम और चीनी पकड़ी गई है उस गंदम की में भी कमी आनी चाहिए, चीनी की कीमतें भी गिरनी चाहिए, खाद भी गिरनी चाहिए। अच्छा अब बस ऐसे ही है।
अब एक खबर ये भी चल रही है कि अब चूंकि लोग मायूस हो गए हैं, मईशत का इतना बुरा हाल है, कंफ्यूज भी हैं, अब तक पार्टीज भी कंफ्यूज हैं, अब शाहिद खान अब्बासी हों और मुस्तफा नवाज खोखर, मिफ्ताह इस्माइल साहब, इनके हवाले से बात चल रही है कि शायद एक नई पार्टी बनाएं। आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? आप क्या समझती हैं, एक नई पार्टी की मुल्क में गुंजाइश है या पाकिस्तान में अब बहुत मुश्किल हो गया कि कोई नई जगह बना सके? देखिए, पार्टीज एमक्यूएम को तोड़ा, 3 पार्टीज बनी। पीपल्स पार्टी को पहले तोड़ा और फिर उसके बाद उसकी शाखें निकाली, नून में से काफ निकाली, पीटीआई में से ये 2 निकाली। अब वही बार बार एक दिमाग, फिर उसके बाद वही कहते हैं ना, ये टीएलपी हो गई, ये हो गई। क्या मैं कहूँ आपको कि उसके बाद वो पार्टीज, वो कहते हैं कि वो यूज टिश्यू पेपर्स की तरह पड़ी हुई होती है। और मैंने पहले भी बोला कि एक ही फिक्र जहन में आता है कि वो मूवी का डायलॉग है ना, अपनी बोल मूवी का, कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। और वही लोग चेहरे आप कहाँ से लेकर आएंगे? खाकान अब्बासी साहब ने 4 अच्छी बातें कर ली, या मुस्तफा नवाज खोखर या मिफ्ताह इस्माइल 4-5 इधर उधर से भानुमती का कुंभा जोड़ेंगे कि इधर की ईंट उधर रोड़ा। ये तो जिस वक्त इन्होंने कोई बात की ना, नई पार्टी और वही पुरानी चेहरे, तो मुझे तो अपने कराची की चलने में बसें याद आती है कि वो थोड़ा सा रंगो रोगन के बाद उसके पीछे लिखा हुआ होता है कि वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। वो W21 और 20 नंबर ना, थोड़ा सा रंगो रोगन के बाद उसके पीछे लिखा होता है। तो मतलब वही चेहरे, आप सॉरी मतलब को वो अल्फाज इस्तेमाल करो ना करो, वही चले हुए कारतूस जो इस मुल्क में कुछ कर न सके, जिनके वो कहते हैं ना कि नाम के आगे कोई ऐसा कारनामा नहीं है कि आपको पता हो कि भाई इन्होंने अब उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन की। बयानात का क्या है, वो तो आप सारा दिन मुझे बताकर माइक दे दें, इतने अच्छे अच्छे बयानात दूंगी। साहिरा साहब, इसके अलावा भी अगर मिफ्ताह साहब की बात करें, वो इसहाक डार साहब के मुतासरीन में से हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई, निकाल दिए गए। मुस्तफा खोखर साहब की बात करें तो उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स पे बात की, निकाल दिए गए। अगर हम खाकान अब्बासी साहब की बात करें, मरीम नवाज साहिबा के नायब सदर बनने पे उन्होंने आवाज़ उठाई, निकाल दिए गए या साइडलाइन कर दिए गए, या उन्होंने खुद डिस्टेंस हासिल कर लिया। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने शो किया अपनी पार्टी में रह कर भी। अगर वो उनको ऑन नहीं करेंगे तो नई पार्टी बनाने के अलावा चारा क्या है? मैं सिर्फ मैंने मतलब ऐसी नाम रवानी में ले लिया, सिर्फ आप इसमें से मुस्तफा नवाज खोखर साहब को माइनस कीजिए। बाकी मिफ्ताह साहब उनका तो अपना झगड़ा है, क्योंकि वहां पर हम बैठ के सुनते थे कि चाहे साथदार हैं तो वो उनके नवाज शरीफ और जिसा मरियम उस साइड पर हैं, शहबाज शरीफ की तरफ ये मिफ्ताह हैं, और खाकान अब्बासी साहब की, उनकी भी मेरे ख्याल में अपने बहुत सारे मेंबरान से नहीं बनती, आपस में भी एक दूसरे की नहीं बनती थी। मैं तो वहां पर बैठ के असेंबली में ये सारा माहौल देख कर आई थी। और मिफ्ताह साहब को अब अच्छी बात है, इनकलाब याद आ रहे हैं काफी। इन्होंने वो कहते हैं ना, मुझे नहीं, थोड़ा सॉरी प्रोनाउंसिएशन में मसले, ये कुछ फ्लोर में बेकरी है, कन्फेक्शनरी, उसमें भी उन्होंने काफी रिलीफ दिया था बजट में, जब उन्होंने बजट पेश किया था। तो भाई इतना ख्याल है, अब आप हंसेंगे तो अपनी कोकोमो बढ़ा देना, छोड़े इन सबको। अच्छा ठीक है, वो पैकेट में ज्यादा डालने लग जाए वो बिस्किट। ये बताइएगा कि हवा और उसके बाद इन सब तमाम आइटम्स पे काफी सारी ना बजट में बहुत ज्यादा इनको सब्सिडी भी दी थी। मतलब आप कहती हैं इस पे भी एहतसाब करें उनका कि 4 से 3 क्यों हो गए? सब पे एहतसाब होना चाहिए। देखिए कोई भी पार्टी, ये कहते हैं कि पार्टी में अच्छे भी बुरे भी, यानी कि पता होने वालों को पता होता है कौन सी पार्टी में कौन अच्छा और कौन बुरा है, होना चाहिए। लेकिन डिलीवर होना चाहिए, आवाम तक उसके सम्राट पहुंचने चाहिए। बातें तो बहुत अच्छी होती हैं, आपको सुन के हौसला भी होता है। हौसला नहीं होता है, बेसिकली होता ये कि अगर आपकी मुखालिफ पार्टी है तो उसके खिलाफ जितनी भी बुराइयां सुन के ना, एक वैसे दिल को खुशी सी होती है, बाकी और चीजें कुछ नहीं होती। ये ऐसे ही आप सोचना पड़ेगा। और जैसे आपने कहा ना, उन्होंने कहा कि खर्चे कम होंगे और सारा कुछ होगा, तो ये काम जो हम खत्म कर लें। पेट्रोल तो खत्म किया ना, फ्री पेट्रोल, जो मोनेटाइजेशन इनको पैसे मिलते हैं और अरबों रुपए का फ्री पेट्रोल। और अभी आपने देखा होगा कि एसपी साहब की गाड़ी भी देखी होगी। जी, हमने जिस तरह अर्ज किया कि वज़ीर आज़म का जो दौरा है वही खत्म नहीं हो रहा कि कहाँ का ठहरे वहीं कुछ कमी कर लेते। बहुत शुक्रिया आपका सारा बानो साहब, आपने वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मईशत का तो बुरा हाल है ही, लेकिन इसके साथ साथ निगरान हुकूमत जो है उसने ऐसे काम कर दिए हैं जो चुनी हुई हुकूमत नहीं कर पाती। उन्होंने ऐसी लेजिस्लेशन उड़ा दी है कि कमाल ही कर दिया है। ब्रेक के बाद अब पता चला।
इस वक्त मुल्की हालात को अगर एक लफ्ज़ में समोना हो तो शायद कन्फ्यूजन का लफ्ज़ भी गलत नहीं होगा। हर तरफ कन्फ्यूजन है। निगरान हुकूमत है लेकिन वो तमाम काम कर रही है जो कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट कर सकती है या करने चाहिए उसको, लेकिन इलेक्शंस करवाने का काम हम अभी तक नहीं देख रहे। इसी तरह से मईशत भी संभल नहीं रही। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि अभी हम देख रहे हैं पंजाब की निगरान हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का काम ही तमाम कर दिया है। अब ये बात की जाती है निगरान हुकूमत क्या ये कर सकती है, और इलेक्शंस की तरफ आ नहीं रहे। आपकी पार्टी भी समझती है इलेक्शंस डिले होने चाहिए, लेकिन चलें कुछ बेहतर हो रहा होता तो हम भी आपका साथ देते। यहाँ तो मईशत भी नहीं समझ रही, बद से बदतर हो रही है इस वक्त मुल्क की हालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो इस तरह पूछ रहे हैं जैसे मैं डिप्टी वज़ीर आला हूँ और मेरी पार्टी सब इत्तेफाक है, IPP वफाक में भी और सुबह पंजाब में भी। जनाब हम आपकी तरह हम भी नाक़दीन में से हैं और हम भी जनाब क्रिटिसिज्म करने वालों में है। हम कोई इस वक्त हुकूमत में नहीं है और बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो हालात और वाक़यात हैं आवाम के लिए कोई फैसिलिटेशन नहीं है, लेकिन इलेक्शन का जो मैकेनिज्म है, जो इलेक्शन का प्रोसेस है, आइन के मुताबिक मैं पिछले 5 महीनों से वाहिद पॉलिटिशियन हूँ कि जब अभी लोग नहीं भी बोलना शुरू हुए थे, अभी मुश्तरका मफादात कौंसिल ने आपकी मरदमशुमारी को अप्रूव नहीं भी किया था, उस वक्त से मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन नवंबर में हो ही नहीं सकते पाकिस्तान में, अक्टूबर नवंबर में, अनटिल अनलेस के आपकी मरदमशुमारी को आप नल इनवाइट कर दें और उन्हें कहिए अब इस मरदमशुमारी का कोई लेना देना नहीं। वरना पाकिस्तान के आइन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है आर्टिकल 51 के अंदर कि जनाब जब मरदमशुमारी रियासत पाकिस्तान में नहीं होगी उसको आपकी मुश्तरका मफादात कौंसिल उसकी वेरिफिकेशन कर देगी, तो उसके बाद रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि नई हल्का बंदियां कौमी और सूबाई असम्बली की करेगी, और रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि फिर जो भी नया इलेक्शन होगा वो उन नई हदबंदियों के मुताबिक होगा। तो अब हदबंदियां आपकी दिसंबर के एंड और जनवरी के शुरू में कंप्लीट होनी है, उसके बाद आपका जनवरी के एंड या फरवरी के एंड में या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा। चौहान साहब ये बताइएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकवा कुछ पार्टियां कर रही हैं, IPP इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है बहुत से जो लोग आपकी पार्टी में आ गए वो हमारी पार्टी में आने चाहिए थे, तो किसने रोक दिया उन लोगों को? वो रोका नहीं है। पंजाब के अंदर तो पीपल्स पार्टी का कोई स्कोप ही नहीं है। पीपल्स पार्टी आपकी पंजाब के अंदर कोई नहीं है, तो बेवकूफ़ आदमी है कि जो पीपल्स पार्टी में जाके जनाब वो अपने मामलात को जना ख़राब करे। तो जो लोग भी गए हैं अपनी विल और विश के साथ, अगर IPP के अंदर आए हैं तो अपनी विल और विश के साथ आए हैं, और उन्हें नज़र आ रहा है, उन्होंने देखा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आवाम को मायूस किया है, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने आवाम को सुहाने ख्वाब और लॉलीपॉप्स दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को मटेरियलाइज नहीं किया या इम्प्लीमेंट नहीं किया, अपने एजेंडे को और अपनी मैनिफेस्टो को और अपने मंशूर और अपने दस्तूर को। तो उन्हें नज़र आया कि यार अब इस वक्त पाकिस्तान में ये मारा मारी की सियासत, छीना झपटी की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए IPP जहांगीर तरीन साहब सबसे सुटेबल जनाब लीडरशिप है, तो उसकी क़यादत में हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। तो जितने इलेक्टेबल्स थे, जितने PTI के वो लीडर्स, MNA MPs, उन्होंने अपनी सियासत भी बचाई और रियासत भी बचाई। अब ये फ़याज़ुल चौहान साहब, आपने जहांगीर तरीन साहब का जिक्र किया, उनके बहुत करीब समझे जाते थे, और अब भी शायद राजा रियाज साहब, कोई मशवरा ऐसा नहीं जो आपस में ना करते हों। अब राजा रियाज साहब तो नून लीग को प्यारे हो गए, तो क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी नून लीग को प्रेफर करेगी? भाई हम क्यों करेंगे, हम अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। अभी आपसे प्रोग्राम से पहले मैंने एक टॉक शो किया, उधर भी वो यही पूछते हो उस साड़ी फुफी द पुत्र है बिलावल जरदारी या नवाज शरीफ, क्या आपने जाने ही जाना है पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ? IPP का तस्करा हमारे मीडिया के दोस्त और एंकर जब करते हैं तो वो इस तरह करते हैं जैसे हमने किसी एक के साथ नती होना ही होना है। नहीं जनाब, हमने अपना इलेक्शन लड़ना है। जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, अलीम खान की क़यादत में हमने अपना इलेक्शन लड़ना है इंशाल्लाह। हमने अपना मैनिफेस्टो दिया है, बड़ा जानदार और शानदार किस्म का मैनिफेस्टो दिया है जी, ठीक है ना। और वो मैनिफेस्टो ऐसा भी नहीं है 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां और 10,000 डैम्स और फला नहीं, बिल्कुल सही। वो एक रियलिस्टिक साहब, वो असल में सवाल शायद हम मीडिया वाले इसलिए पूछ लेते हैं कि अभी हाल ही में जहांगीर तरीन साहब की मुलाकातें, खासतौर पर अलीम खान साहब की मुलाकातें, मिलकर इलेक्शन, नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन हुआ है,
फिर अब ये भी आप हमसे बेहतर समझते हैं कि अभी तो हालात ऐसे नजर आते हैं कि शायद एक हंग पार्लियामेंट होगी, अभी आज के दिन की अगर बात करें तो उसमें किसी ना किसी पार्टी की तरफ तो जाना पड़ेगा, और एक माजी भी और मुस्तकबिल दोनों में नजर आता है कहीं ना कहीं तो कुर्बतें हैं, मुलाकातें भी हर लिहाज से। आपकी इस बात के साथ मैं 100% मुत्फिक हूँ कि नेक्स्ट पार्लियामेंट जो होनी है वो हंग पार्लियामेंट होगी, पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो बड़ा क्लियर कट मैं आपकी इस बात के ऊपर जना मुत्फिक हूँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी अकेली सादा अक्सरियत पर भी नहीं होगी जी। बाकी फिर उस वक्त अगर अलायंस बनते हैं, कोalitions बनती है, वो उस वक्त की बात है ठीक। अभी हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, एक चीज तो मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, हमारी पार्टी के अंदर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बदोबदी की दुश्मनी, बदोबदी की मारोमारी, बदोबदी की जनाब नाराजगी वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ, हम इख्तलाफ करेंगे, मैं तनकीद करूंगा तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हैसियत से नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी, मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर भी, बिलावल जरदारी पे, आसिफ जरदारी पे हम ठोक बजा के तनकीद करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि मुल्की और आलमी सतह पे रियासत और आवाम की बेहतरी के किसी इशू के ऊपर हम कहें कि नहीं जी नहीं, हमने तो बैठना ही नहीं है, हमने तो जनाब मुखालफिन के साथ बैठना ही नहीं है। वज़ीर आज़म होंगे हम, हमारी पार्टी का, तो कहेगा मैंने अपोजिशन लीडर के साथ नहीं बैठना, अपोजिशन में होगा तो वो कहेगा ये मैंने मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ नेगोशिएट नहीं करना, चाहे मुल्क डूब रहा हो, चाहे मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा हो, चाहे मुल्क का सर्वाइवल जनाब स्टेक पे हो, हम ये नहीं करेंगे। IPP का ये मजाज नहीं होगा। सही, हम मुल्क और आवाम की बेहतरी के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठेंगे, हर किस्म की उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, जहां पे मुल्क और आवाम की जनाब सर्वाइवल जो है ना वो स्टेट पे। ठीक है फयाज साहब, इसके अलावा बहुत से आपकी पार्टी के रहनुमा ये बात करते हैं कि हमारी पार्टी की अट्रैक्शन ये है कि ये चौथा ऑप्शन है, बाकी 3 पार्टीज़ के अलावा अब एक और चौथा ऑप्शन आने वाला है जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ साहब हैं, खाकान अब्बासी साहब हैं। तो फिर आपके कस्टमर अगर वहाँ जाना शुरू हो गए तो आप इनसिक्योर नहीं फील करेंगे इससे नई पार्टी आ गई तो? देखिए, पार्लियामानी सिस्टम के अंदर तो हर एक को हक हासिल है ना, मुझे भी हक हासिल है, मैं कोई पार्टी बनाना चाहूँ, आपको हक हासिल है आप पार्टी बनाना चाहें, उसामा गाजी साहब ने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो वो बना लें। अब किसी को आप रोक तो नहीं सकते, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाता है तो सो बिस्मिल्लाह बनाना चाहिए। अब नून लीग में से अगर कोई लोग जो है वो मायूस है या उन्हें नज़र आ रहा है कि आवाम उनको वोट देने को तैयार नहीं है, उनकी 1.5 साल की परफॉर्मेंस की वजह से, उनकी 35 साल की परफॉर्मेंस की वजह से, वो अगर कोई अपना सहारा ढूंढेंगे तो वो जाएंगे शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ या मुफ्ता साहब की तरफ जनाब। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ना बनाए, जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टी बनाए। अच्छा जी, चौहान साहब ये एक बात बताइए कि जनवरी में भी आप इलेक्शन देख रहे हैं? नहीं, अभी आप समझते हैं, आप कह रहे थे जी नवंबर में भी, मैं तो कह रहा था फरवरी के एंड में या मार्च के पहले हफ्ते में। अच्छा, जनवरी के आखिर में भी नहीं होंगे, इसकी क्या वजह? प्रोसेस सारा देखिए, अभी आपका दिसंबर जनवरी के पहले हफ्ते में तो आपकी हदबंदियां कंप्लीट होनी है, फिर हदबंदियों पे इतराज़ात आते हैं, इतराज़ात बड़े लंबे चलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से लेके इंडिविजुअल्स जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उसके ऊपर रिट पिटीशनें करते हैं, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी लेना देना मारा मारी में आपका मार्च का पहला हफ्ता या फरवरी के एंड में चले जाएंगे। चौहान साहब, हमारे यहाँ तो हदबंदियों पे नहीं, इलेक्शन पे भी एतराज़ आ जाते हैं, तो अगर वो भी आ गए उसके बाद में तो स्टेबिलिटी आ सकती है इलेक्शन के? पाकिस्तान के हर इलेक्शन के अंदर है जी। अब आप बताएं 2018 का इलेक्शन क्या फेयर था? आप ये बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ क्या फेयर वज़ीर आज़म बने थे? उनके नजदीक फेयर था, बाकियों के नजदीक नहीं। नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं इलेक्शन लड़ने दिया गया? मरियम नवाज साहिबा को क्यों नहीं इलेक्शन लड़ने दिया गया? सही, नून लीग के रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई? अब वही तारीख दोबारा दोहराई जा रही है। अब जिनके साथ दोहराई जा रही है उनकी चीखें निकल रही हैं, और उस वक्त वो कहते थे कि मैं सबको रुलाऊंगा, ठीक है ना। अगर वो उस वक्त कानून का सहारा लेते, मैंने अपने हल्के के अंदर, मेरा हल्का, मेरा जो सियासी मुखालिफ जिसने मुझे हरा के 2008 में मुझसे सीट छीनी, मैंने उसको 2018 में हरा के उससे सीट छीनी, मैंने अपने 5 साल में एक टके आने का और एक जरा बराबर भी उसको विक्टिमाइज नहीं किया जी। हालांकि चीजें बहुत सी थी, मुआशी से लेके, माली से लेके, उनकी खानदान की, उसकी जात की, कि जिसमें मैं उसको दाढ़ के नीचे ला सकता था, मैंने नहीं किया। क्यों?
कि मैं एक पॉलिटिकल कारकुन था, एक पॉलिटिकल अप्रोच रखता था। मुझे पता था कि सियासत के अंदर दिन फिरते हुए देर नहीं लगती, इंसान को एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना चाहिए। आज मैं उसके साथ करूंगा, कल वो मेरे साथ करेगा। तो भाई एक सियासी मुखालफत रखो, सियासत के मैदान में मुकाबला करो। तो जब आपने उनको पैरालाइज कर दिया, नवाज शरीफ को, जनाब आपने मरियम नवाज साहिबा को और उस खानदान को, उसको नाअहल करार दे दिया, उसके लिए जिंदगी जीलन कर दी, उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं छोड़ी, तो जब अब आपके साथ हो रहा है तो फिर आप किस मुंह के साथ गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं? लेकिन फयाज साहब, आप तो उन पर बड़ी शदीद तनकीद करते थे, मुल्क को लूट कर खा गए, सारा पैसा उन्होंने बाहर बनाया। और भाई लूट के तो सारे खा गए। आप बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ कौन सा कोई झोलियां भर भर के जनाब कोई 5 के बजाय 10 वक्त नमाजें पढ़ने की जुर्म में गए जेल में, या इशराक और तहज्जुद फालतू पढ़ने पे जनाब उनके ऊपर कोई नई दफे लगी है, या उनके ऊपर जनाब पैदल हज करने का इल्जाम है। और भाई लूटना, मारा मारी, वो एक सिस्टम के तहत एंटी करप्शन है, नैब है, वो चीजें चलनी चाहिए। लेकिन आप किसी की सियासत को आप खत्म कर दें, उसके सामने दीवार खड़ी कर दें, महज अपने सियासी मकासद के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को आगे लाने के लिए, एक शख्सियत को आगे लाने के लिए, वो भी गलत है ना। एक रियलिस्टिक बात करनी चाहिए ना। अब मेरे आंखों में पट्टी नहीं है ना, मैं डिसिप्लिन का पाबंद नहीं हुआ पीटीआई का। अब ना मेरे आंखों पे कोई नाम ने हद से ज्यादा अकीदत की पट्टी है। मैं रियलिस्टिक बात करूंगा, एक सियासी कारकुन। मैंने अपने हल्के की मिसाल आपको दे दी कि मेरा अपोनेंट जो है उसके साथ मैंने इस तरह बिहेव नहीं किया। मैं भी कर सकता था, मैं भी उसको उल्टा लटका सकता था, मैं उसके खानदान को उल्टा लटका सकता था, मैं उसको केसेस करवा सकता था, मैंने नहीं किया क्योंकि मैं एक सियासी सोच रखता था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी अगर 2018, 17, 16 में ये करते तो आज उन्हें ये चीजें ना भुगतनी पड़ती। यानी मैं अगर सम अप करूं, यानी उस वक्त लीडरशिप का प्रेशर था जिसकी वजह से आप समझते थे नहीं है, शरीफ खानदान की जारादारी नहीं होनी चाहिए। अब आपकी लीडरशिप समझती है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन अभी आपने जब शुरू में मैंने पहला सवाल किया, आपने कहा हम भी आपके साथ हैं, मईशत ठीक नहीं चल रही। लेकिन सर, निगरान सेटअप जो फैसले ले रहा है, मिसाल के तौर पर निजकारी के फैसले की अभी बात हो रही है, मईशत की बहाली के लिए पीआईए हो, दीगर काम सेल आउट करना है जनाब, जो इदारे हैं उनको, आप इसमें उनका साथ देंगे? क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो भरपूर साथ दे रही है कि जो भी फैसले होंगे उसको एंडोर्स किया जा रहा है निगरान सेटअप में, ये मईशत को बेहतर करने के लिए। तो आप समझते हैं निजकारी होनी चाहिए? और ये जी उसामा साहब, बात यह है कि जमहूरियत के अंदर किसी की मर्जी और मंशा, किसी की ख्वाहिश के ऊपर चीज़ें नहीं चलती। पार्लिमानी सिस्टम के अंदर आइन और कानून से लेके जो पार्लियामेंट के डिसीजंस होते हैं, उसके अब पार्लियामेंट ने डिसीजन किया, कानून बनाया कि निगरान हुकूमत को पहले की निस्बत अब ज़्यादा एम्पावरमेंट किया जा रहा है और वो ज़्यादा अच्छे फैसले कर सकते हैं। फला फैसले जो पिछले 30 सालों में पार्लियामेंट या 40 सालों में नहीं कर सकती थी, जब से 73 का आइन बना है, अब वो कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं क्योंकि पार्लियामानी सिस्टम इजाजत देता है। आइन कानून बन गया, क्या वो रेडिकल किस्म के डिसीजंस कर सकते हैं? पहले नहीं कर सकते थे जी। अब जब वो फैसला कर गई पिछली पार्लियामेंट, इनको एम्पावर कर गई, इनको इख्तियारात दे गई, तो भाई इनकी अथॉरिटी है। ये मुल्क को चलाने के लिए, रियासत को चलाने के लिए बड़े से बड़ा इकदाम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। अगर वो मुल्क और कानून की बेहतरी के लिए होगा, आवाम की बेहतरी के लिए होगा, रियासत की बेहतरी के लिए होगा, तो वेल एंड गुड। नहीं होगा तो उसका खमियाजा रियासत भी भुगतेगी और वो हुक्मरान भी भुगतेंगे। फयाज साहब, मियां नवाज शरीफ साहब अब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं कहा जा रहा है, तो आईपीपी इस पर क्या कहती है? गिरफ्तार होना चाहिए वापस आने पर उनको, या कैंपेन करने देनी चाहिए? नहीं, आईपीपी इसके ऊपर जनाब ठुक्के मारेगी, डिस्को डांस करेगी, जैसा क्या करेगी आईपीपी? साड़ी क्या फुप्पी का पुत्र है, हो सकता है रिसीव कर लें आप उनको, इसलिए पूछ रहे हैं। हमने कोई 21 तोपों की सलामी देनी है भाईजान। वो आए, वो लाला पार्टी है, उनकी मर्जी है, वो आते हैं, आए, नहीं आते हैं ना आए। आएंगे तो भाईजान आइन और कानून के मुताबिक, अभी तो क्योंकि वो मफरूर है, आएंगे तो जिस तरह वो सरफराज भुट्टी साहब कह रहे हैं उसके मुताबिक चीजें डील हो जाएंगी। उन्होंने यू टर्न ले लिया, उन्होंने वजाहत कर दी कि नहीं कोई, वो अब फिर गए हैं गिरफ्तारी वाली बात से। वो कहते हैं नहीं, वो तो देखे उनका हक है और इस तरह से, वो तो उस तरह की बात करें। अभी आपने भी तो कहा उनको अब सियासत में आने देना चाहिए, तो क्या आप समझते हैं गिरफ्तारी आने देना चाहिए? आइन और कानून के मुताबिक चीजें तो भुगतनी पड़नी है ना। देखें, एक प्रोसेस के तहत मेरी आज, मैंने पिछले अभी शो में भी कहा, मेरी आज अभी 2 घंटे पहले जमानत हुई सामा भाई, 2 घंटे पहले सुबह हेयरिंग थी। 4.5 महीने मैंने एक झूठे पर्चे के अंदर बेल बिफोर रेस्ट पे मैंने पेशियां भुगती। सुबह उठ के जनाब, सुबह 6 बजे उठ के जनाब कचहरी में भागे होते थे। अब वो झूठा पर्चा था एब्सोल्युटली, लेकिन मैंने
11 मई को बेल बिफोर अरेस्ट करवाई, 9 मई का वकूआ हुआ। मैं वाहिद पीटीआई की ए लेवल की कैटेगरी की जो लीडरशिप है उसमें वाहिद बंदा था जो खुद गया जाके मैंने अपने आप को सबमिट किया बेल बिफोर अरेस्ट के लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं गिल्टी नहीं हूं। अगर मैं बेगुनाह भी हूं तो मैं एक प्रोसेस के तहत 4.5 महीने सिर्फ अभी जमानत पे हुए हैं, लेकिन अभी मेरी इक्विटल नहीं हुआ, अभी मेरी जनाब पर्चे से फारिग नहीं हुआ, वो प्रोसेस अभी रहना है। तो भाई नवाज शरीफ साहब भी अगर बेगुनाह है तो एक प्रोसेस के तहत बेगुनाह साबित होंगे, उसको पूरा उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। चौहान साहब, बेशक बेल आपको मिल चुकी है, लेकिन 3 MPO अगर लगनी होती तो लगा लेते फिर भी। सर वो हमने भुगती है 1 महीना जनाब, वो 16 MPO भी भुगती है सर। बहुत से लोग अभी भुगत रहे हैं सर। अगर एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियां मोहम्मद रशीद साहब, अगर वो भी मुराद रास की तरह या दीगर लोगों की तरह वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या सर उनके लिए भी कोई रियायत हो सकती है? उनको रियायत मिलनी चाहिए? अब जरा तसल्ली से उसामा भाई सुन लीजिएगा, इन्हें चुजे ना तकरीबन 90% में आपको बता दूं सारे 10वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार थे। अच्छा। लेकिन इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। जनाबे वाला ये प्रॉपर तरीके से मौके के ऊपर गिरफ्तार करने के हुए हैं, ये कंस्पायरेटर है। ये जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लाहौर की वो टीम थी जो डायरेक्ट उनके साथ थी पूरी प्लानिंग के अंदर के फौजी तंसीबात के ऊपर, जनाब हाउस के अंदर, अस्करी टावर के ऊपर, कहां पे किस कैसे हमला करना है, ये उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये आईजी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें सर मुराद राज समेत आईपीपी में जो लोग आए हैं उनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था, उनकी फोन कॉल्स और सारी उन्होंने दिखाई थी। तो आईजी साहब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये रंगे हाथों पकड़े गए थे, इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने को तैयार नहीं है और इस वजह से बेचारे। मेरा सवाल मुराद राज साहब और दीगर जो आईपीपी में लोग आए हैं उनका है। आईजी साहब मुराद राज साहब का भी कोई फ्रंट फुट के ऊपर किरदार नहीं था, उनका तो टिकट ही फाइनल नहीं हुआ था। तो फिर आईजी साहब ने तो बहुत गलत किया सर, एक शख्स को बदनाम किया। ऐसे आईजी के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए और उसमें और बहुत से लोगों के नाम थे। डॉक्टर मुराद राज को तो अप्रैल के पहले हफ्ते में खुले लाइन लगा दिया था चेयरमैन तरीके साहब ने, उसको टिकट ना देके। सर तो फिर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? आईजी साहब ने हाँ उन्होंने बकायदा फोन कॉल पूरा पीछे उन्होंने चार्ट दिखाया कि इतनी कॉल 50 कॉल्स गई हैं, फलां को गई हैं, फलां ने ये कहा, उसने जनाब अटैक करवाए। और डॉक्टर मुराद रास जो है वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो इस तरह शामिल नहीं थे। बाकी सारे पकड़े गए हैं। आप टीवी चैनल्स वाले सुबह दोपहर शाम दिखाते रहते हैं, अभी भी दिखाते हैं इनकी सारी बढ़के, इनकी सारी करतूतें, इनकी सारी एक्टिविटीज। बहरहाल सर वो तो और भी बहुत से लोग थे, लेकिन ये तो फैक्ट है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भी कुछ लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता इतने महीनों के बाद भी। अच्छा ये बताएं कि अब पंजाब में हम देख रहे हैं आईपीपी के लोग तो ज़्यादा हैं, बाकी कहीं नहीं इतनी ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आ रहे। तो अब आगे जाकर आप समझते हैं कि पीडीएम एक वो जिस तरह आपने खुद कहा कि हाँ पार्लियामेंट होगी, तो फिर एक पीडीएम जिस तरह से हमने देखा ये 16-18 महीने उसी में एडजस्ट कर जाएगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और आप समझते हैं फिर आपका जो विजन है या मंशूर है उसको उन सब के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे आप, या यही तो नहीं होगा जो 16-18 महीने में हो गया? इससे आपको खौफ नहीं आता देखकर? जनाब हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ाएंगे जहांगीर तरीन साहब की सरपरस्ती में, अलीम खान साहब की क़यादत में। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के मुताबिक एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी, फाशिस्ट पार्टी की तरह नहीं, डिक्टेटरशिप की तरह नहीं, ऑटोक्रेसी की तरह नहीं, अरिस्टोक्रेसी की तरह नहीं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के जो जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसके मुताबिक जो रिजल्ट हमें 150 सीटें मिलती हैं तो 150 सीटों के मुताबिक एटीट्यूड रखेंगे। हमें 50 सीटें कौमी असम्बली की मिलती हैं तो 50 सीटों वाला रवैया रखेंगे। हमें खुदा न खास्ता 10 सीटें मिलती हैं, हम 10 सीटों वाला एटीट्यूड रखेंगे। और पंजाबी कहते हैं चूड़े वाली आकड़, वो चूड़ों वाली आकड़ नहीं रखेंगे कि हम वजीर आजम है तो तब भी जना आकड़ में है, हम अपोजिशन में है तो तब भी आकड़ में है। हमने तो किसी के साथ बैठना ही नहीं है, हमने तो किसी के साथ निगोशिएट ही नहीं करना, हमने तो किसी के साथ टेबल टॉक ही नहीं करनी। ये जो आपको पीटीआई की सियासत नजर आती रही है उसके लीडर की, वो नहीं करनी हमने जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन हैसियत होगी पार्लिमानी सिस्टम में, हम उसके मुताबिक अपने आप को मोल्ड करेंगे। अगर हम समझेंगे कि हमारी सीटें कम हैं, इक्तदार में आने के लिए हमें किसी के साथ कोएलिशन करनी है, हम कोएलिशन कर लेंगे। अगर हम समझेंगे कि हमारी सीटें कम हैं, हमने अपोजिशन की सियासत करनी है, हम अपोजिशन के इत्तेहाद के साथ चले जाएंगे। ये प्योर पार्लिमानी पॉलिटिकल सिस्टम है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से पीटीआई को और पीटीआई के तहत चलने वाली
अपोजिशन को भी और हुकूमत को चौहान साहब ये उस बेढंगे और डिक्टेटरशिप वाले अंदाज से चलाया गया। आखिरी सवाल है सर, ये बताइए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को कुछ इंटरनेशनल गारंटीज मिल रही हैं, तो अगर वो वापस आते हैं, ऐसा इलेक्शन होता है जो फ्री एंड फेयर ही नहीं है, आपके रहनुमाओं के साथ भी ज्यादती हो जाती है, तो एहतजाज करेंगे फिर आप? यार नहीं, हमने रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाना भाईजान। नहीं, मियाँ साहब को नुकसान पहुंचाना, रियासत को 1.5 नुकसान पहुंचाना तो नहीं है। पूरी बात को सुन लेना। हमने अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए हमने पूरी भैंस जो है ना वो आवाम की और रियासत की उसको ज़िबानी करना। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के दोनों आप सहाफ़ी हैं, जरा तसल्ली से दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ वखरे थे? पहली दफ़ा जनाब वज़ारत उज़्मा से उतरे थे? क्या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नहीं उतरी कई दफ़ा? क्या नवाज शरीफ साहब नहीं उतरे? क्या यूसुफ गिलानी नहीं उतरे? क्या चोई शुजात नहीं उतरे? क्या ज़फरुल्लाह जमाली नहीं उतरे? सब कतकलामी माफ चूंकि वक्त कम है, नहीं गुजारिश सुनिए सर, सवाल सर टाइम नहीं है, फिर अगले इश्यू में कर लेंगे। आपकी बात सही, सवाल ये था कि भाई इनसे पूछो यार, जब आपको उतारा गया एक पार्लियामानी सिस्टम के तहत उतारा गया, आपके नंबर 171 सर सवाल नवाज शरीफ साहब के भाई हौसला रख लो, वो हो गई बात सर, वो तो भुगत रहे हैं ना सर। सवाल ये था कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है, आपको दबाया जाता है, आपको एहतजाज नहीं करेंगे? अच्छा चले ठीक है सर। सर आपकी बात आ गई, टाइम खत्म हो गया, मैं माज़रत चाहता हूँ सर, टाइम खत्म हो गया, फिर इंशाल्लाह कहीं आपसे मजीद बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज़ुल हसन चौहान साहब, आपके वक्त का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।